वाई मॉरिशस। रशिया के बारे में सुना होगा, नेपाल के बारे में सुना होगा आपने, पर आपने मॉरिशस के बारे में नहीं सुना होगा। मैंने भी नहीं सुना था। तो फिर मैं मॉरिशस कैसे पहुंची? वेल, ये समझने के लिए आपको कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा, और कहानी स्टार्ट होती है मैं हूँ कहाँ से। तो हाय एवरीवन, आई एम मानसी मदेशिया एंड आई एम एन MBBS स्टूडेंट इन मॉरिशस, एंड मैं हूँ यूपी के गोरखपुर से। तो गोरखपुर एक्चुअली बहुत क्लोज है नेपाल बॉर्डर से, ठीक है। तो जहां से मैं हूँ वहां से नेपाल का बॉर्डर बहुत क्लोज है। एंड मेरे लिए पहला चॉइस नेपाल था, क्योंकि एक तो उसका जो भी रेंज था मेरी फैमिली अफोर्ड कर सकती थी उसको, एंड मेरे पास इंडिया का भी चॉइस था कि मैं इंडिया के प्राइवेट कॉलेज सेम रेंज का 70 लाख के अराउंड का जो इंडिया का प्राइवेट कॉलेज मुझे यूपी में मिल रहा था वो, एज वेल एज मुझे नेपाल का जो कॉलेज मिल रहा था वो भी, मैं मतलब दोनों ही मेरे पास थे ऑप्शंस। पर मेरे दिमाग में आई थिंक शायद किस्मत में लिखा था बाहर जाना, इसीलिए हम लोग बाहर आए एंड मैंने नेपाल चूज किया, वो ऑप्शन इग्नोर किया, जो शायद गलती थी या फिर भगवान का डिसीजन था, आई डोंट नो व्हाट। पर मैं नेपाल आई। नेपाल मेरा पहला चॉइस था एंड मेरे घर से पास था, अप डाउन किया जा सकता था, बाय रोड भी ट्रेवल किया जा सकता था। तो मेरे पापा को ये था कि ये जगह सेफ रहेगी, मेरी लड़की मेरे पास रहेगी, ठीक है, और कुछ होगा तो इसको कोई देख सकता है, मिल सकता है जाके, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि उनके लिए भी एक डिफिकल्ट डिसीजन था कि पहली बार घर का एक बच्चा, और वो भी लड़की, बाहर जा रही है देश के, और जो अभी कभी स्टेट भी नहीं ट्रेवल करके ज़्यादा घूमी फिरी, और तो उनके लिए ये था कि मेरी बेटी मेरे आसपास के कंट्री में रहे या जगह पे रहे जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं उसको। तो फर्स्ट डिसीजन वही था, पर वो समहाउ कैंसिल हो गया, तो हमें डेस्टिनेशन चेंज करना पड़ा। एंड 1 साल मेरा उस चीज़ में चला गया। बट फिर हम उस समय जब हमें पता चला कि अब यहाँ पे एडमिशन नहीं हो सकता, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन कैंसिल हुआ, यूक्रेन के लिए लोग जा रहे थे। यूक्रेन में हमारे एक रिलेटिव भी पढ़ रहे थे। तो यूक्रेन कंपैरेटिवली फेमिलियर जगह थी इन कंपैरिजन टू रशिया, जबकि दोनों ही सेम रेंज में थे। रशिया का भी रिकमेंडेशन मेरे पास आया था एक नॉन डॉक्टर के थ्रू, जो हमारे जान पहचान के थे। बट यूक्रेन में क्योंकि मेरे कजन रहते थे, पढ़ रहे थे वहां पे, तो हमारे लिए बेटर ऑप्शन था कि हम यूक्रेन चूज करें। तो वहां पे वॉर चल रहा था ऑल्दो, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने यूक्रेन ही चूज किया कि हमें लगा कि शायद चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। वहाँ से हमें जब कैंसिलेशन मिली कि नहीं, तो हमें इमीडिएटली डिसाइड करना था, एंड हमने टाइम नहीं वेस्ट किया, हमने यूक्रेन चूज़ कर लिया। कुछ लोग बोल रहे थे मत जाओ, लेकिन फिर भी हमने यूक्रेन चूज़ कर लिया। अब जब हम यूक्रेन पहुंचे, उसके बाद कुछ समय के बाद वहाँ पे वॉर क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड पे तेज़ी से आगे बढ़ने लगी चीज़ें। तो फिर इंडिया वापस आए, और इंडिया वापस आने के बाद बहुत सारे लोग जो हमारे साथ के थे, उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो, और मैं भी, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट थिंग कि अभी हम गए, मेरा सामान वहाँ पे है, मेरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी वहाँ पे हैं, एंड अभी जस्ट इतना स्ट्रगल के बाद एक सपना, मतलब एक जो सोचा हुआ था दिमाग में कि नाउ फाइनली आई हैव लैंडेड, वो सेटल हुआ। उसके बाद अचानक से वो चीज़ जब शॉक लगती है, यू हैव कम आउट ऑफ अ ट्रॉमा, एंड तो एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है। तो घर पे आए, एंड मेरे जो साथ के जो लोग थे वहाँ पे पढ़ रहे थे हमारे साथ, जब इंडिया वापस आए, तो अब ये हुआ कि क्या डिसाइड करना है। तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वी विल गो बैक टू यूक्रेन, ठीक है। एंड मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पे पढ़ रहे थे, वो भी सब इंडिया आए, तो मैं भी उनसे डिस्कस करती थी कि क्या करना है, क्या सिनेरियो है। तो उनका भी सबका डिसीजन चल रहा था कि नहीं, डेस्टिनेशन चेंज करते हैं, कुछ ने कहा कि नहीं हम वहीं पे रहेंगे। तो ऐसे ऐसे करके मेरे घर वालों ने डिसाइड किया कि नहीं, इमीडिएटली जिस एजेंसी से हमने तुम्हारा एडमिशन करवाया था उसी एजेंसी से बात करते हैं, एंड उसके बाद हम फिर से डिसीजन लेते हैं कि हमें इमीडिएटली कहाँ पे तुम्हें शिफ्ट करना है। तो उस समय जब हम एक्चुअली यूक्रेन के लिए निकल रहे थे, जब हमारी चीज़ें फाइनलाइज हो रही थी, तभी हमें मॉरिशस के बारे में पता चला था। पर उस समय वो बैच जा चुका था, तो अभी वो स्लॉट हमारे पास फ्री नहीं था, ठीक है। तो क्योंकि ऑलरेडी यूक्रेन की सारी चीज़ें मेरी सेटल डाउन हो चुकी थी, हमारे टिकट्स वगैरह सब हो चुके थे, देन आई वॉज ऑलरेडी हाफ ऑन द फ्लाइट, एंड तब मुझे इसके बारे में पता चला था।
तो एनीवे जब हम वहाँ से वापस आए देन अब मौका था कि यहाँ पे अनदर दूसरा बैच आ रहा है, तो ये एक मौका है कि हम फटाक से इसकी सीटें इसमें एनरोल कर लेते हैं, अदरवाइज इसकी सीट्स बहुत जल्दी फिल होती हैं। मॉरिशस के बारे में मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था, यूट्यूब पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई ज़्यादा ब्लॉगर नहीं थे, कोई ऐसे स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट भी नहीं था, कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन थी इन जनरल मतलब मॉरिशस के बारे में। अब तो खैर कई एक आध स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन ऐसे भी छोटी है तो ज़्यादा अभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि व्हेन आई सर्च अबाउट मॉरिशस योर कंटेंट कम्स फर्स्ट ऑन यूट्यूब एंड दिस इज हाउ अ लॉट ऑफ पीपल हैव फाउंड मी। तो मतलब मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था मॉरिशस के बारे में, पर जितना पता किया गया एजेंसी से, जितना पता किया गया पर्सनली, जितना इन जनरल मॉरिशस के बारे में कैसी कंट्री है, कैसा वो है, क्योंकि हमारे पास भी कोई और रेफरेंस नहीं था, तो जो भी अपने रिसर्च से पता लगाया गया कि हाँ ये ऐसी कंट्री है, ये है, तो हमें ये हुआ कि नहीं इसको लेना चाहिए। देन वी वेंट हियर। पैरेलली जो हमारे साथ और बच्चे थे, जैसे कि जो हमारे साथ पढ़ रहे थे यूक्रेन में, उनमें से कुछ बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो यूक्रेन में ही रहेंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिसाइड करते हैं कि नहीं वो डेस्टिनेशन चेंज करेंगे। तो उनको एक उस समय एक आया था कि आप अपना डेस्टिनेशन शिफ्ट कर सकते हैं, तो रशिया कुछ चले गए, कुछ उज्बेकिस्तान, कुछ कजाकिस्तान, कुछ किर्गिस्तान चले गए, ठीक है। तो इस तरह से, और कुछ बच्चों ने छोड़ दिया MBBS, या तो वो BMS ले लिया, BDS ले लिए। तो इस तरह से मुझे पता चला कि बाद में चीज़ें हुई एंड कुछ लोग रशिया, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन में ही स्टे किए उस समय। तो अब बात करते हैं, ये तो सेगमेंट हो चुका, ठीक है, ये तो कहानी आप समझ गए। नाउ अब बात करते हैं कि हुआ क्या सबके साथ। मैं मॉरिशस में आ गई एंड कुछ बच्चे और यूक्रेन से मॉरिशस में आए थे, जो अभी भी हमारे साथ हैं, हमारे क्लास में हैं, हमारे और जूनियर सीनियर में हैं। तो इनके साथ क्या हुआ, अब हम लोग नियर अबाउट फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं, और जो अभी दूसरे कंट्री में गए हैं उनके साथ क्या हुआ, क्या सिनेरियो था, मतलब किसका डिसीजन ज़्यादा सही था कंपैरेटिवली, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मेरा सब चीज़ सही चल रहा है ऑलमोस्ट, यहाँ पे मुझे ऐसे कोई परेशानी नहीं आ रही है। पर बात करते हैं उनकी जो रशिया को चूज़ किए, तो रशिया को जो चूज़ किए उनका ड्यूरेशन तो लंबा हो गया, मॉरिशस का ड्यूरेशन कम थे MBBS का, ठीक है, 5.5 ईयर्स ही है। इसमें कोई फालतू सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, मुझे सिर्फ 19 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो हमारे सेम इंडियन सिलेबस है, सेम इंडियन कंटेंट है, वही है। रशिया में जो बच्चे गए उनका सिलेबस पैटर्न सब कुछ अलग है, तो वो चल रहा है जैसे भी है। उसके बाद बाकी बच्चे आए आपके किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में। तो अभी उज्बेकिस्तान से के रिलेटेड किसी से हमारी बात हो रही थी, उज्बेकिस्तान में ही कोई बच्चा पढ़ता है, तो वो बता रहे थे हमें किसी ने कांटेक्ट किया, तो हमने उनकी बात कराई उज्बेकिस्तान में पढ़ने वाले स्टूडेंट से, समरकंद के। सो उन्होंने बताया कि वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिस जारी किया कि इसमें आप ना जाइए, क्योंकि वो कुछ रूल्स फॉलो नहीं कर रही हैं ऐसे करके। तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंट्री हो गई उज्बेकिस्तान, हालांकि बहुत सारी चीज़ें सही हैं वहाँ पे, फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा लग गया। उसके बाद किर्गिस्तान में, कजाकिस्तान में मुझे सुनने का मिला, इन दोनों में से किसी एक देश में, कि उनकी खुद की गवर्नमेंट ने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को बैन कर दिया है कुछ, क्योंकि वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ कर रही थी, या फिर कुछ उनके जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट, वो उसको मैच नहीं कर पा रही थी। तो किर्गिस्तान में भी चीज़ें बंद हो रही हैं, कुछ कॉलेजेस बंद हो गए। तो वहाँ पे से बच्चे, अब सोचिए कितना मुश्किल हो गया कि यूक्रेन से मूव करके वो आए हैं यहाँ पे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में, जिन्होंने एडमिशन लिया था। अब वो यहाँ से भी ट्रांसफर लेके कहाँ जाएंगे, एंड मतलब पता नहीं ये चीज़ वैलिड होगी भी कि नहीं वैलिड होगी, क्योंकि ट्रांसफर लेना तो ऐसे ही वो था, एंड पता नहीं और कितना फाइट करना पड़ा था तब जाके उन्हें ट्रांसफर मिला था। तो पता नहीं कैसे क्या होगा उनका। तो एंड फिर वही रशिया में जो गए थे उनका कोर्स ड्यूरेशन लंबा हो गया, पर चीज़ें वहाँ स्टेबल हैं स्टिल। उज्बेकिस्तान में गए थे तो उनका यही सिनेरियो है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया ने बोला है कि आप यहाँ पे अब और एडमिशन नहीं होगा, या कुछ उन पे बैन लगाए हुए है। बाकी ये जो आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान में गए थे, तो उनकी खुद की गवर्नमेंट है, वो यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया, बता के कि कुछ चीज़ें कमी है। तो कहने का मतलब है कि मॉरिशस मेरा चॉइस था, मॉरिशस इज कंपेरेटिवली सेफ किया। अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा बवाल कुछ नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल जैसा है वैसे चल रहा है सही से, ठीक है। तो अब तो ये हो गया कि कंपेरिजन, ठीक है, जो बच्चे अलग अलग जगह गए थे इन कंपेरिजन टू मी, मैंने जो मॉरिशस चूज किया था, आई वुड से आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल
फॉर माई मामा की मतलब उन्होंने मेरे को ये डेस्टिनेशन उनका ही चॉइस था एंड उन्होंने कहा कि यहाँ पे आओ इंस्टेड ऑफ कहीं और जाने के। तो आई वुड से कि रियली थैंकफुल टू हिम कि उनकी वजह से मैं एक सेफ जगह पर हूँ अभी। नाउ अब बात करते हैं कि हमने मॉरिशस क्यों चुना। हमारे पास तो और भी ऑप्शंस थे ना, जब ये बात हो रही थी कि आप यूक्रेन से निकल के कहाँ जाओगे, तो उज़्बेकिस्तान, रशिया और भी सारे पॉपुलर जगह थे। मॉरिशस क्यों हमें सुनने को मिला ये भी हमने आपको बता दिया, पर हमने इन सब में से मॉरिशस को क्यों प्रेफरेंस दी। देखिए, सबसे पहला तो ये बात है कि मॉरिशस एक आप देखिए, आप अभी एक जियो पॉलिटिकली अनस्टेबल एरिया से निकल कर वापस आए हैं, तो आपका सबसे पहला कंसर्न क्या होता है कि आप एक ऐसी जगह जाएं जो जियो पॉलिटिकली स्टेबल है। तो मॉरिशस एक जियो पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है अभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, प्रो इंडिया कंट्री है, इंडिया के साथ इसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं एंड यहाँ के जो ओरिजिन है, मेजॉरिटी जो लोग हैं उनका ओरिजिन इंडियन ही है, तो बहुत ज़्यादा फेवर करते हैं वो इस चीज़ को। और एज वेल एज हिंदू कंट्री है, तो क्लाइमेट भी ट्रॉपिकल है, जैसा आप इंडिया में क्लाइमेट देखते हैं मेजॉरिटी में, तो नॉर्थ साइड से, और तो नॉर्थ साइड में जैसा क्लाइमेट होता है वैसा ही है, बस उल्टा होता है। मतलब जहाँ जब गर्मी इंडिया में होती है तब यहाँ ठंडी पड़ती है, जब यहाँ ठंडी होती है तो वहाँ गर्मी होती है, इस तरह का होता है। लेकिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो मतलब क्लाइमेट के हिसाब से भी सही है, जियोपॉलिटिकली स्टेबल भी, एक प्रो इंडिया कंट्री है। कल को कभी कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है, चाहे कोई नेचुरल कैलामिटी हो, चाहे कोई मतलब किसी भी तरीके का टेंशन हो, तो हमको यहाँ के लोग हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हमको हेल्प करेंगे। एम्बेसी भी यहाँ आसानी से ऑपरेट करेगी, एज वेल एज कंट्री भी अगर कोई चीज़ ला रही है, इंडियन आर्मी भी अगर यहाँ पर आ रही है हमें रेस्क्यू करने के लिए, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया जाएगा एंड हमको एक प्रेफरेंस दी जाएगी, हमें मतलब हमारे लिए एक बेहतर चीज़ है, एक तरीके से समझ सकते हैं आप। तो जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है, सही है, ये हमारे लिए सबसे, मेरे घर वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था देखना कि ये जियोपॉलिटिकली स्टेबल है, ठीक है, एंड प्रो इंडिया कंट्री है। और इसके बाद क्लाइमेट यहाँ का अच्छा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो मैं जैसे जगह पे रहती हूँ वैसा ही क्लाइमेट यहाँ का भी है। इंस्टेड ऑफ मैंने यूक्रेन चुना था, तो यूक्रेन में बहुत ही ठंडा क्लाइमेट था, ठीक है। इट्स लाइक कि आपके पास नॉर्मल स्वेटर्स कोई मतलब नहीं है, आपको फेदर वाले स्वेटर्स चाहिए एंड आपका हाथ फ्रीज हो जाएगा अगर आप ऐसे ही, फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा अगर आप ऐसे ही निकल लें तो वो एक चीज़ है। इसके अलावा ये तो हो गया क्लाइमेट का, ठीक है। हफ्ते में मतलब आप बिल्कुल एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, आप हफ्ते में एक बार नहा रहे हैं क्योंकि पानी की भी शॉर्टेज ऐसा है। एज अदर देन दैट कि आप रहने की अगर बात की जाए, तो यूक्रेन में जो मुझे स्टे मिला था उसमें एक छोटा सा कमरा था, बहुत छोटा सा कमरा, उसमें 4 लोग रह रहे थे, गर्ल्स बॉयज़ का हॉस्टल, एक ही इंटरनेशनल बिल्डिंग थी वो इंडियंस के लिए, और छोटे से कमरे में 4 लोग रह रहे थे। पानी का भी प्रॉब्लम था, टॉयलेट्स का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि वो मतलब बिल्कुल पुराने ज़माने की बिल्डिंग थी, तो उसमें मतलब बहुत अलग सिस्टम था सब कुछ, तो ये थोड़ा सा एडजस्ट होने में हमें टाइम लगा था। बेड भी सही नहीं थे, क्योंकि यूक्रेन एक थोड़ा चीपर साइड का कंट्री था, जो नेपाल में जा रही थी वो थोड़ा हायर साइड का कंट्री था, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो यहाँ पे फैसिलिटी यूक्रेन में भी वैसी थी। एंड मॉरिशस जो है थोड़ा बीच का जगह है, 50 लाख 60 लाख के अराउंड का, एंड यहाँ पे आपका रहने खाने का सही है, खाना भी इंडियन है, आपको कमरे भी स्पेसियस मिले हैं, आपको एक अलमारी मिली है, प्रॉपर अपना बेड मिला है, एक आपको अच्छा खासा स्टडी टेबल मिला है, एक अच्छा खासा एरिया मिला है आपका, तो बाकी और भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। लाइट वाइट भी सारा टाइम रहती ही है, रिचार्ज पैक वगैरह भी यहाँ पे ठीक ठाक ही है। तो इस तरीके से आई थिंक आई वुड से कि मतलब इन सारे पैरामीटर्स के हिसाब से बेस्ट था। एंड और क्या पॉइंट्स हैं जो मैंने मिस किए वो देख लेती हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ इंडियंस जो है भरे मात्रा में है। आप चाहे कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में भी आप देखेंगे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं। अगर 3/4 पॉपुलेशन जो यहाँ पढ़ती है, MBBS करती है, वो इंडियन ही है। अन्ना मेडिकल कॉलेज में मोस्टली साउथ इंडियंस है, तो एक तो पॉपुलेशन इंडियन हो गई। उसके बाद यहाँ पे लोग भी इंडियन ओरिजिन के हैं, खाना भी आपको इंडियन मिलेगा, टीचर्स भी आपके इंडियन ही हैं, तो कहने ये बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ मिनी इंडिया, कि इंडिया आउटसाइड इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें। एंड पढ़ाई की बात करें तो अगेन
सब्जेक्ट्स इसमें 19 सब्जेक्ट्स ही हमें पढ़ने हैं, कोई फालतू के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं। तो दिस वाज अ कंपैरिजन कि यूक्रेन से कैसे बेहतर था। अब नेपाल से बेहतर कैसे था कि नेपाल का क्या प्रॉब्लम था हमारा कि नेपाल में हमें 70 लाख रुपीस देने पड़ते थे एंड मोस्टली 1-2 साल के अंदर वो पूरा फीस हमसे ले लेंगे। पर यहाँ ऐसा नहीं था, ये थोड़ा सही से ये लोग काम कर रहे थे। इन्होंने फीस डिवीजन बहुत सही से किया था कि पर सेमेस्टर आपको 4.15 लाख रुपीस देना है हमारे बैच को, एंड उसके साथ वो कोई एक ऐसे एफिलिएशन फीस वगैरह भी इनका होता था। पर आप पे कोई बोझ नहीं है, आप अपना रेगुलरली मंथली सेमेस्टर वाइज पे करते जाइए। ऐसा नहीं कोई दादागिरी है कि आपको सारा पैसा सिर्फ 2 साल के अंदर मतलब किसी भी तरह दे देना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये चीज़ भी बेहतर थी काफ़ी, तो हम लोग इसको चूज करके काफ़ी रिलैक्स्ड हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे नियम कानून भी था सही से, ऐसा भी नहीं है कि कोई सब कुछ एजेंट माफिया कर रहा है। यहाँ के जो कॉलेजेस हैं वो कॉलेजेस ज़्यादा कंट्रोल करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को रादर देन कोई ये एजेंट वगैरह। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप उज्बेकिस्तान में जाते हैं तो चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, ठीक है, रशिया जैसी जगह पे, रशिया का मुझे नहीं पता, लेकिन उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, यूक्रेन जैसी जगहों पे ज़्यादातर चीज़ें एजेंट्स भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन जगह पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि वो एजेंट्स के थ्रू ही आ रहे हैं, तो उनकी एक दादागिरी रहती है वहाँ पे। ठीक है, उनका एक ज़्यादा कंट्रोल रहता है उस जगह पे। तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं था अननेसेसरी का, तो मुझे यूक्रेन से ये भी चीज़ काफ़ी बेहतर लगी। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से सीधे बात कर सकते हैं कॉलेज के, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो, चाहे किसी भी चीज़ को लेके, तो वो आप एक ट्रांसपेरेंसी है। तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी इसकी। तो ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स थे जो जिसकी वजह से मैंने मॉरिशस को चुना। इन शॉर्ट यूक्रेन के कंपैरिजन में या नेपाल के कंपैरिजन में कह सकते हैं। तो लास्टली अब बहुत सारे लोग का ये मतलब आ रहा था क्वेश्चन कि क्यों बार बार आप मतलब इस पे वीडियो बनाइए या फिर इसको बताइए, एक्सप्लेन करिए। मेरे डीएम्स में, इंस्टाग्राम में, हर जगह मेरे से पूछ रहे थे, तो आई थॉट इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि क्या अगर मेरे पास पहली चॉइस होती। ऐसे तो मेरा कंडीशन ऐसा था कि मेरे को ये चॉइस मिला, 2 चॉइसेस मेरे पास कैंसिल हो गए थे एंड देन मुझे ये चॉइस मिला, तो मुझे ऑप्शंस में ये बेहतर लगा, तो मैंने इसको चूज किया। पर क्या अगर मुझे स्टार्टिंग से ही मॉरिशस के बारे में इतना पता होता तो क्या मैं स्टार्टिंग से ही मॉरिशस चुनती? आई वुड से 100% यस। अगर मुझे स्टार्टिंग से ही मॉरिशस के बारे में पता होता कि ये एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पे है, तो मेरे घर वाले मैं शायद यही चुनते। अगर नेपाल में उनको नेपाल जाके विजिट करते, नेपाल देखते कि अगर नहीं सही लग रहा है तो हम लोगों का फिर चॉइस मॉरिशस होता स्ट्रेट अवे कि हम लोग को यही चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग वीडियो के एंड में आ चुके हैं और आपको एक रफ आइडिया मिल ही चुका होगा कि क्यों मैंने मॉरिशस को चुना। और मेरा अगर पहला चॉइस भी होता तो भी मॉरिशस ही होता, पर बहुत सारे लोगों को मॉरिशस के बारे में पता इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि एक तो सीट्स कम है, तो मतलब बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं, तो प्रचार करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता। और दूसरा कि यहाँ पे यूट्यूबर्स भी कम है, 2-3 यूट्यूबर्स ही हैं जो हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये रीज़न भी है कि यहाँ पे ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस कंट्री के बारे में, ज़्यादा इंसाइट्स नहीं है। पर कोई नहीं, हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही है, तो हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे एंड वी विल टेल पीपल अबाउट दिस कंट्री। एंड जो भी आपकी क्वेरीज एंड डाउट्स हैं, आप किसी भी चीज़ को लेके हो कि यहाँ पे कैंपस कैसा है, यहाँ पे ट्रेवल कैसा है, यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको डाउट हो रही है, तो instead of writing me in my DMs, you can also write me there, but try writing that in the comment section so that I can make a video and that will be helpful for you to refer to other people as well. आगे आपके थ्रू कोई और पर्सन आना चाह रहा है तो that will be helpful to explain that person as well. तो आप कमेंट्स में लिख के अपने डाउट्स ज़रूर बताइए। एंड बाई नाउ आई एम बिट आई सी मोर कंफर्टेबल विथ कैमरा। मैं भूल नहीं रही हूँ अपने पॉइंट्स, आप आराम से अपनी बातों को कह पा रही हूँ। तो दिस इज़ अ ग्रेजुअल प्रोग्रेस दैट आई एम सीइंग हियर एज वेल। सो अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि मॉरिशस में जिन लोगों की जो लोग कंफर्म हो चुका है, जिनको आना है, उनको क्या क्या यहाँ गाइड है, बेसिकली आपको क्या ले आना चाहिए, या फिर अगर आप यहाँ ड्राइव करना चाहते हैं, कार ड्राइव करना चाहते हैं, बाइक ड्राइव करना चाहते हैं, तो क्या सिनेरियो है, एज वेल एज हॉस्टल्स वगैरह का क्या अवेयरनेस है कि हॉस्टल कैसा है, आपके हॉस्टल से कैंपस का डिस्टेंस कैसा है, कोई नया कैंपस बन रहा है क्या,
कोई भी अदर चीज़ें, फूड कैसा है, बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें, उन सारी चीज़ों का जो दुनिया भर के लोगों के डाउट्स होते हैं जो मुझे वो लिख के हमेशा करते रहते हैं टेक्स्ट, उन सब चीज़ों पे। एंड मैं आपको उनके लिए वीडियोस बनाऊंगी, शॉर्ट्स एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियो। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, बिकॉज जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, आपको नहीं पता चलेगा। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। प्लीज़ इसको मत भूलिएगा, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। एंड मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है बिकॉज हमारे लॉट ऑफ हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है और लोगों से शेयर होता रहता है, कुछ नोटिस हैं या कुछ पीडीएफ्स हैं, बुक्स हैं, बहुत लोग मांगते रहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअली शेयरिंग इट टू पीपल ओवर एंड ओवर, दैट एड्स लॉट ऑफ वर्क। तो हमने एक चैनल बनाया है जिसमें कोई भी चीज़ जो हमें मिलती है हमें शेयर करना है आपके साथ। कोई मटेरियल है तो हम उस पर डाल देते हैं, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, सारे चीज़ों का लिंक बायो में है। मेरे से आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। एंड बहुत ज़रूरी होगा देन वी विल कम ऑन व्हाट्सएप एज वेल एंड हैव अ कॉल। इसके अलावा आप मेरे से लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हैं। आई हैव बीन हेड ऑफ फॉरेन अफेयर्स इन इंटरनेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड जिसकी वजह से मेरा नेटवर्क इतने सारे कंट्रीज में बूस्ट हुआ एंड आई हैव गुड नेटवर्क देयर। तो आप उसमें आ सकते हैं, मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, बिकॉज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। So with that said, I'll take my leave now and मिलते हैं मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप इफ यू लाइक द वर्क एंड इफ इट एड्स वैल्यू टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। कोई भी आपके डाउट हो, कोई भी आपका क्वेरी हो, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शंस में लिखिए। एंड इंस्टेड ऑफ पर्सनली मेरे से पूछने का सारा बात, मैं समझ सकती हूँ आपके बहुत सारे डाउट्स हैं, आप पहली बार किसी कंट्री में आ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आपने डाउट्स कमेंट्स में लिखिए। हम आपके को शॉर्ट्स फॉर्म या लॉन्ग फॉर्म वीडियो में आंसर करके आपके डाउट्स ज़रूर आपको यहाँ पे आंसर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्ते।